कोई भी युद्ध एक निश्चित उद्देश्य के लिए लड़ा जाता है। अगर लंबी लड़ाई के बाद भी वह उद्देश्य हासिल नहीं होता है तो नुकसान बहुत अधिक होता है और धीरे धीरे यह महसूस भी होने लगता है। वैसे ही जो भी लोग इसमें शामिल रहते हैं वे भी परेशान होने लगते हैं। वे इस युद्ध से ऊब जाते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही होता दिख रहा है। आशा की एक किरण यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ने कम से कम संघर्ष विराम के बारे में कुछ आपसी बातचीत की है। यानी यह समझ लेना चाहिए कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो युद्ध विराम की संभावना हो सकती है और यह दुनिया चैन की सांस ले सकती है। इस चल रहे युद्ध ने न केवल रशिया यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है बल्कि पूरी दुनिया आहत हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका दौरा किया और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और उसके बाद से ही पुतिन का हवा में चलने वाला 4 पहियों वाला गर्व का रथ जमीन पर आ गिरा और उन्होंने अगले ही दिन घोषणा कर दी कि रूस इस युद्ध को रोकना चाहता है और उसके लिए राजनीतिक स्तर पर होने वाली बातचीत काम आएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में पहल की और पहले पुतिन से बात की और फिर जेलेंस्की से चर्चा की कि इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान कैसे निकाला जाए। लेकिन जब तक अमेरिका सक्रिय रूप से और पूरे दिल से इन प्रयासों में भाग नहीं लेता तब तक इन प्रयासों के सफल होने की संभावना नहीं है। क्या समझे आप? कुछ समझ आया? नहीं ना? तो चलिए समझते हैं। दरअसल यह युद्ध रूस और यूक्रेन का है ही नहीं और सिर्फ यह युद्ध ही नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी और युद्ध चल रहे हैं उसके पीछे भी अमेरिका है। अगर आपको इस विषय में विस्तृत जानना है तो हमने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध ये सिर्फ अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया में शुरू है, क्योंकि अमेरिका चाहेगा तो यह युद्ध एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। है ना काफ़ी मज़ेदार? जी हाँ दोस्तों, लेकिन यही सच्चाई है। अमेरिकी हथियार निर्माता नहीं चाहते हैं कि युद्ध रुके, बल्कि वे नए बने हथियारों के लिए एक बाजार चाहते हैं। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि युद्ध को रोकने का मार्ग संपूर्ण युद्ध से अधिक कठिन है। जेलेंस्की ने इस संबंध में 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। हालांकि इसका उपयोग समझौते के लिए होने की संभावना कम ही है, लेकिन इसका उपयोग माहौल बनाने के लिए हो सकता है। जेलेंस्की ने G20 के मंच से इन 10 सूत्रों की घोषणा की। उनके समझौते में यह लिखा है कि रूस अपने सैनिकों को तुरंत वापस ले, युद्ध के सभी कैदियों को रिहा करे और यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता दे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ परमाणु सुरक्षा की गारंटी ले। जेलेंस्की बाइडेन की बैठक और मोदी द्वारा की गई पहल के कारण कम से कम युद्ध को रोकने की बात होने लगी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ ठोस नहीं हो पाया है। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए सहमति दर्शाई है, लेकिन कहा जाता है कि यूक्रेन समर्थक पश्चिमी राष्ट्रों को यह बात पसंद नहीं आई। यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि इस जटिल और उथल पुथल वाली राजनीति के बावजूद यह देखकर सुकून मिलता है कि युद्ध का अंत कम से कम नजदीक है। पिछले सितंबर में ही मोदी ने पुतिन से संपर्क किया था और कहा था यह युद्ध और लड़ाई का युग नहीं है। तब से यूक्रेन अपने पश्चिमी समर्थक राष्ट्रों की तुलना में भारत पर अधिक निर्भर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक और युद्ध को रोकने की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई तर्कसंगत व्यवहार हो रहा है? पुतिन ने यह घोषणा की है कि रूसी कच्चे तेल की कीमतों पर
कैप लगाने के अमेरिकी आह्वान को साथ देने वाले देशों को अगले 5 महीनों तक तेल नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे ये प्राइस कैप क्या है? तो आसान भाषा में इसका मतलब होता है कि प्राइस कैप लागू हो जाने के बाद कोई भी देश निर्धारित मूल्य से ज़्यादा या कम कीमत पर रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। यानी कि यह प्राइस कैप प्रति बैरल 65 से $70 तक हो सकता है। यानी अगर किसी देश को रूस से तेल लेना हो तो वह प्रति बैरल 65 से $70 तक ही होगा। एक और दोनों ओर जीवित हानि हो रही है और दूसरी ओर रूस में युद्ध नीतियों के विरुद्ध बोलने वालों की आवाज़ दबाई जा रही है। वहाँ बहुतों की आवाज़ खामोश की गई है, कुछ तो गायब भी हो गए हैं। पुतिन का यह लोगों को गायब करने का अंदाज युद्ध से पहले भी जग जाहिर था। इस पृष्ठभूमि में भारत के ओडिशा में 2 संदिग्ध मौतों से खलबली मचना स्वाभाविक है। एक रूसी राजनयिक जो पर्यटन के लिए भारत आया था, कथित तौर पर उड़ीसा के एक होटल की 3री मंजिल से गिरकर मर गया। पावेल एटोव ऐसा उस उद्यमी लोक प्रतिनिधि का नाम था और वह पुतिन का बहुत बड़ा आलोचक था। उनके साथ भारत आए हुए अन्य एक पर्यटक की अभी 2 दिन पहले ही मौत हुई है। इन सबकी जड़ तक पहुंचना और इसकी गुत्थियों को सुलझाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आवश्यक है। हादसा है या साजिश है, हमें यह पता लगाना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे पुतिन का हाथ नहीं है। यह देखना होगा कि क्या इन संदिग्ध मौतों को किसी और ने इस आड़ में अंजाम दिया है कि सारा शक पुतिन के पास जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध में सबसे पहले सत्य ही मारा जाता है। पिछले सितंबर में रूस की बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के प्रमुख राविल मैगनोव की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। वहीं अब एंटोव की भारत में मौत हो गई है। एंटोव रूप से सॉसेज का सबसे बड़ा उत्पादक थे। एंटोव असेंबली में व्लादिमीर भाग के प्रतिनिधि थे। एक दानशूर व्यक्ति के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त की थी कि यूक्रेन पर रूस का हमला यह एक आतंकवादी कार्य था। बेशक पुतिन किसी विपक्षी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। ये उदाहरण है कि युद्ध के दौरान होने वाले अत्याचार किस तरह सर्वकष होते हैं। इसलिए हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसे रोकने की कोशिशों को अब बल मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।